राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद उस्मान, आपका गणित का अध्यापक, आज कक्षा 10 के घातांक व करणी पाठ को पढ़ाऊंगा। जैसा हम जानते हैं कि घातांक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, घात धन अंक, यानी वो अंक जो किसी संख्या की घात में हो या किसी संख्या की घात के रूप में लिखा जाता हो। जब हम गुणा करते हैं तो हम सीधे सीधे उसका जवाब लिखते हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, या 3 गुणा 3 बराबर 9, या 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 बराबर 14,641। यदि हमारे पास कोई बड़ी संख्या हो तो हम किस प्रकार लिखेंगे? जैसे हमें 13 को 15 बार गुणा करना है तो हम क्या करेंगे? यानी 13 गुणा 13 गुणा 13, इसको हम 15 बार गुणा करेंगे, जो लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे 5 को हमने 4 बार गुणा करनी है तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसको जब हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो 5 की घात 4 लिखेंगे। इसी प्रकार 6 को यदि हम 8 बार गुणा करते हैं तो घातांकीय रूप में 6 की घात 8 लिखते हैं। यहाँ हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 6 और दूसरी 8, जहाँ पर 6 इस संख्या का आधार है व 8 घातांक। इसी प्रकार 13 को जब हम 15 बार गुणा करते हैं तो 13 की घात 15 लिखते हैं। यदि हमारे पास कोई ऋणात्मक संख्या हो या कोई परिमेय संख्या हो या ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, जैसे ऋण 7 की घात 4, इसका मतलब है कि हम ऋण 7 को 4 बार गुणा करेंगे। या 2/3 की घात 10, इसका मतलब हुआ कि 2/3 को हम 10 बार गुणा करेंगे। या ऋण 4/7 की घात 5, इसको भी हम समझ सकते हैं कि ऋण 4/7 की घात 5 का मतलब ऋण 4/7 को ऋण 4/7 से 5 बार गुणा करना है। इसी प्रकार यदि हम इसे एक सूत्र के रूप में देखें तो माना हमारे पास a एक परिमेय संख्या है जो पूर्णांक है और इसको हमें a से m बार गुणा करना है, तो इसको घातांकीय रूप में a की घात m लिख सकते हैं, जहां पर a इस संख्या का आधार है व m घातांक। आइए एक उदाहरण लेते हैं। 64 एक संख्या है, इसको हमें घातांकीय रूप में कैसे लिखना है? किसी भी संख्या को घातांकीय रूप में हम लिखते हैं तो सबसे पहले उसके गुणनखंड करते हैं। 64 को हम 2 या 4 के रूप में गुणनखंडों में विभाजित कर सकते हैं। 64 के गुणनखंड 4 के रूप में 4 गुणा 4 गुणा 4 व 2 के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा। इसका मतलब 4 को हमने 3 बार गुणा किया व 2 को हमने 6 बार गुणा किया, जो 64 के बराबर है। हमारे पास एक उदाहरण 27/125 है। इस संख्या को हमें घातांकीय रूप में लिखना है। यहाँ पर हमारे पास एक भिन्न के रूप में संख्या है जिसमें अंश 27 है व हर 125 है। इन दोनों का हमें गुणनखंड करना होगा। तो पहले हम 27 के गुणनखंड करते हैं। 27 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 व 125 के गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5 हैं, जिसको हम घातांकीय रूप में 3 की घात 3 व 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। अलग अलग संख्याओं के हमने जो गुणनखंड किए हैं उनको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, जो 3 की घात 3 बटे 5 की घात 3 के बराबर होगा, जिसको हम 3/5 पूरे की घात 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं घातांकीय संख्याओं के व्युत्क्रम या विलोम की। व्युत्क्रम या विलोम
किसी भी संख्या का 1/, के रूप में लिखा जाता है। यदि हमारे पास 7 की घात 6 एक संख्या है, इसको हमें व्युत्क्रम या इसके विलोम के रूप में लिखना है, तो हम इसे 1/7 की घात 6 लिख सकते हैं, जो 1/7 पूरे की घात 6 के बराबर होगा। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण जैसे ऋण 5/9 की घात 7, इसका हमें विलोम लिखना है। तो सबसे पहले हम जो घातांक है उसको अलग अलग अंश व हर के साथ लिखेंगे, जैसे ऋण 5 की घात 7 बटे 9 की घात 7। इसका विलोम करने के लिए 1/, वाले नियम से हम अंश को हर में व हर को अंश में बदल देते हैं, जो ऋण 9/5 की घात 7 या ऋण 9 की घात 7 बटे 5 की घात 7 के बराबर होगा। आइए अब बात करते हैं संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के घातांकीय रूप में लिखने की, कि हम किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं। 72 हमारे पास एक संख्या है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, जिसको हम 2 × 2 × 2 × 3 × 3 के रूप में लिखते हैं, जहां पर 2 व 3 दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। तो 72 को हम 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के घातांकीय रूप में प्रदर्शित है। एक अन्य उदाहरण हमारे पास है ऋण 243/32। इसको हम घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे। जब हम किसी संख्या को घातांकीय रूप में लिखते हैं तो हमने बताया था कि पहले हम उसके गुणनखंड करते हैं। तो 243 के व 32 के हम गुणनखंड करेंगे, जो 3 × 3 × 3 × 3 बटे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हैं। इसका मतलब 243 बराबर होता है 3 की घात 5 के व 32 बराबर होता है 2 की घात 5 के, यानी अंश में हमारा 3 व हर में हमारा 2 है और इस पूरे की घात 5 है। आइए अब बात करते हैं घातांकों के नियमों की, कि हम उन सूत्रों को जानें जो सीधे सीधे किसी भी संख्या में लगाने पर हमें उस सवाल को हल करने में आसानी हो। ए एक शून्येतर परिमेय संख्या है। शून्येतर का मतलब होता है कि वो शून्य ना हो। m व n दो धनात्मक पूर्णांक हैं। जब हम गुणा करते हैं a की घात m गुणा a की घात n की, तो ये हमारा a की घात m धन n के बराबर होता है, यानी आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एक उदाहरण से लेते हैं, जैसे ऋण 3 की घात 2 गुणा ऋण 3 की घात 5। इसको हम पहले नियम के अनुसार ऋण 3 की घात 2 धन 5 लिख सकते हैं, जो ऋण 3 की घात 7 के बराबर है। व एक अन्य उदाहरण लेते हैं जो परिमेय संख्या के रूप में है 5/6 की घात 4 गुणा 5/6 की घात 3। इसको हम 5/6 की घात 4 धन 3 बराबर 5/6 की घात 7 लिख सकते हैं। यह हुआ हमारा घातांकों के साथ गुणन का नियम। अब आते हैं नियम 2 की तरफ, जो घातांकों के भाग का नियम है। a एक शून्येतर परिमेय संख्या है। m व n दो धन पूर्णांक हैं। तो a की घात m को यदि हमें a की घात n से भाग देना हो तो हम क्या करेंगे।
हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार जब हम दो संख्याओं को भाग करते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। a की घात m को जब हम a की घात n से भाग देते हैं तो a की घात m ऋण n आता है। यह स्थिति तब है जब m n से बड़ा है। भाग के दूसरे नियम के तहत एक दूसरी स्थिति आती है जो n m से बड़ा होता है, यानी जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसका घातांक जिस संख्या को हम भाग देते हैं उसके घातांक से बड़ा हो। तो a की घात m भाग a की घात n बराबर होगा a की घात n माइनस m जो ऋणात्मक रूप में होगा, या a की घात ऋण ब्रैकेट में n माइनस m। इसको हम 1 बटे a की घात n माइनस m लिखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। 12 बटे 13 की घात 9 को 12 बटे 13 की घात 7 से भाग देना है। तो हम जानते हैं आधार समान होने पर, यहाँ पर आधार हमारा 12 बटे 13 है, आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। तो इसको हम लिखेंगे 12 बटे 13 की घात 9 ऋण 7 बराबर 12 बटे 13 की घात 2। अब तक हमने बात की ऐसी संख्याओं की जिनका घातांक एक धनात्मक पूर्णांक था। अब हम बात करते हैं यदि हमारे पास एक ऐसी संख्या हो जिसका घातांक 0 हो तो क्या होगा। माना a एक शून्येतर परिमेय संख्या है तो a की घात 0 बराबर 1 होता है, क्योंकि a की घात m बटे a की घात n जहाँ पर m n से बड़ा होता है वहाँ a की घात m माइनस n के बराबर उत्तर आता है। यदि n m से बड़ा हो तो a की घात m बटे a की घात n बराबर 1 बटे a की घात m माइनस n होता है। यदि m और n जो दो हमारे घातांक हैं ये आपस में बराबर हों तो क्या होगा। जैसे a की घात m बटे a की घात m, भाग के पहले नियम से हम देख सकते हैं जहाँ पर a की घात m को हमने a की घात n से भाग दिया था, वहाँ पर हमारा उत्तर a की घात m माइनस n आया था। लेकिन a की घात m को जब हम a की घात m से भाग देंगे तो भाग के नियम से हम जानते हैं कि भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं, यानी a की घात m ऋण m लिखेंगे। जब m में से m जाएगा या m में से m को जब हम घटाएंगे तो घातांक के स्थान पर हमारे लिए 0 प्राप्त होगा, जो a की घात 0 बराबर 1 के बराबर होगा। उदाहरण के लिए यदि आपसे कोई ये प्रश्न करे कि 12 बटे 15 की घात 0 का मान बताओ तो कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या की घात 0 बराबर 1 के होता है, अतः हम कह सकते हैं कि 12 बटे 15 भी एक परिमेय संख्या है, तो 12 बटे 15 की घात 0 भी 1 के बराबर होगा, क्योंकि a की घात 0 बराबर 1 के बराबर था। इसमें हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या की घातांक यदि 0 हो तो उस संख्या का मान 1 के बराबर होता है। यहाँ हमारे पास 3 बटे 5 की घात 2 गुणा 3 बटे 5 की घात 0 है, तो 3 बटे 5 की घात 0 का मान 1 रहेगा और 1 से हमें गुणा करना है किसमें, 3 बटे 5 की घात 2 में। 3 बटे 5 की घात 2 का मतलब हुआ कि हमें 3 बटे 5 को 3 बटे 5 से गुणा करना है या 3 बटे 5 को 2 बार गुणा करना है, जिसका मान 3 गुणा 3 बटे
5 गुणा 5 के बराबर होगा, जो हम 9/25 के बराबर प्राप्त करते हैं। अब तक हमने बात की धनात्मक घातांक की। हमारा पता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद उस्मान, आपका गणित का अध्यापक। आज घातांक व करणी नामक पाठ के बारे में आपको फिर से बताऊंगा। कल तक हमने बात की थी कि किसी भी संख्या के घात की जो धनात्मक होती है, आज हम किसी संख्या की ऋणात्मक घात के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी संख्या अगर उस पर कोई घात नहीं लगी होती है तो उसकी घात 1 मानी जाती है। और यदि हम उस संख्या को 1/, के रूप में लिखें, जैसे हमारे पास 1/5 कोई संख्या है, तो ये 5 का विलोम या 5 का व्युत्क्रम होगा। 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है। इसको हम 5 की घात -1 के रूप में भी लिखते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई ऋणात्मक संख्या हो, जैसे ऋण 7, इसका व्युत्क्रम या विलोम हम ऋण 7 की घात -1 या ऋण घात की 7 ऋण 1 लिख सकते हैं। यदि कोई घात दी हुई हो, जैसे 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 का व्युत्क्रम हम 1/5 की घात 2 लिखेंगे। इसको यदि हम बटे का चिन्ह हटाना चाहें तो 5 की घात ऋण 2 के रूप में लिख सकते हैं। यानी 1/5 की घात 2 बराबर होता है 5 की घात ऋण 2। इस प्रकार से हम एक सूत्र के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि a की घात m का विलोम या इसका व्युत्क्रम 1/a की घात m होता है, जिसको हम a की घात ऋण m भी लिख सकते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी ऋण घात वाली संख्या को धन घात वाली संख्या में किस तरह से बदलते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है 3/8 की घात ऋण 2। इसको हमें धनात्मक घात वाली संख्या में बदलना है। तो क्या करेंगे? हम जानते हैं कि जब किसी भी संख्या को बटे के रूप में लिखते हैं तो उसका घातांक का चिन्ह बदल जाता है। यदि वो धन का चिन्ह होता है तो वो ऋण का चिन्ह बन जाता है, और यदि ऋण का चिन्ह होता है तो वो धन का चिन्ह बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं 3/8 की घात ऋण 2 बराबर होगा 1/3/8 की घात 2। इसको हम अलग अलग रूप में जब लिखेंगे 1/3 की घात 2/8 की घात 2। जब हम किसी भी संख्या को इस रूप में देखते हैं कि बटे के नीचे एक दूसरा बटे आता है, तो हमारा जो नीचे वाली भिन्न का हर होता है वो अंश बन जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की घात 2/3 की घात 2, जो हम घातांक के नियम से 8/3 की घात 2 भी लिख सकते हैं। ये बराबर 8 × 8/3 × 3 होगा, जो 64/9 के रूप में हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हम एक सूत्र पर पहुंचते हैं जो इस प्रकार है। P/Q की घात ऋण m को हम Q/P की घात धन m के रूप में लिख सकते हैं। ये इसलिए होता है कि जब हम घातांक का चिन्ह बदलते हैं
तो आधार का व्युत्क्रम लिखते हैं। आधार का व्युत्क्रम जो हमारा p बटे q है वो q बटे p हो जाएगा। तो हमारे पास p बटे q की घात ऋण m बराबर होगा q बटे p की घात धन m। अतः हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक घातांक को जब हम धनात्मक घातांक में बदलते हैं तो हमारा आधार जो होता है उसका व्युत्क्रम हमें करना पड़ता है। इस तरह हमारे पास घातांकों से संबंधित 4 सूत्र आते हैं जो हमारे घातांकीय संख्याओं के नियम भी हैं। पहला सूत्र है a की घात m गुणा a की घात n जो बराबर होगा a की घात m धन n। दूसरा सूत्र होगा a की घात m को जब हम भाग देंगे a की घात n से तो ये a की घात m ऋण n के रूप में आएगा। ये स्थिति तब होगी जब m बड़ा होगा n से। सूत्र 2 में एक दूसरा खंड होता है जब n बड़ा होता है m से और हमें a की घात m को a की घात n से भाग देना होता है, तो हम इसको a की घात ऋण n माइनस m लिखते हैं जो 1 बटे a की घात n माइनस m होता है। तीसरा सूत्र हमारे पास है a की घात m और इस पूरे की घात n ये बराबर होता है a की घात m n के। चौथे सूत्र में a गुणा b की घात m यदि हमारे पास है तो ये बराबर होगा a की घात m गुणा b की घात m के। इस सूत्र में a व b दो अलग अलग शून्येतर परिमेय संख्याएं हैं व m एक पूर्णांक है। अब सोचिए a एक परिमेय संख्या है व q एक धन पूर्णांक है, तो a की घात 1 बटे q को हम किस तरह परिभाषित करेंगे। हम a की घात 1 बटे q को a की घात 1 बटे q से q बार यदि मल्टीप्लाई करें या q बार गुणा करें तो हमें a की घात q बटे q प्राप्त होगा जो a की घात 1 होगा और किसी संख्या की घात 1 का मतलब वही संख्या होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a की घात 1 बटे q a का qवां मूल होता है, यानी a की घात 1 बटे q को जब हम q बार गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या यानी a प्राप्त होगी। a की घात 1 बटे q को हम a का qवां मूल लिखते हैं जो इस चिन्ह के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि a की घात 1 बटे q a का qवां मूल होता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 7 की घात 1 बटे 3 गुणा 7 की घात 1 बटे 3 गुणा 7 की घात 1 बटे 3 कितना होगा। हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारे पास आधार वही रहता है। आधार हमारे पास यहाँ 7 है और इस 7 की घात 1 बटे 3 धन 1 बटे 3 धन 1 बटे 3 होगा, जहाँ पर 7 को हम एक ही जगह रख सकते हैं और 3 को q मान सकते हैं। इसलिए हमारे पास 7 की घात 1 प्राप्त होगा, यानी 7 की घात 1 बटे 3 7 का घनमूल है। परिमेय संख्याओं को तो हम जानते हैं कि इनको p बटे q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर q शून्य नहीं होना चाहिए। अब सोचिए कि किसी संख्या की घात यदि कोई परिमेय संख्या हो तो हम किस तरह से लिखेंगे। a की घात p बटे q एक हमारे पास संख्या है जहाँ पर a आधार है और p बटे q इसका घातांक। p बटे q एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि a की घात 1 बटे q गुणा a की घात 1 बटे q इसको हमें p बार गुणा करना है, तो इसको हम a की घात p बटे q या a की घात p का qवां मूल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से 7 की घात 2 बटे 3 यदि हमारे पास हो तो 7 की घात 2 बटे 3 7 की घात 2 का घनमूल कहलाएगा। आइए अब एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें 625 की घात
1/4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके मान को ज्ञात करने के लिए हम 625 के गुणनखंड करेंगे, जो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की 4 बार गुणा से हमें प्राप्त होता है। इसको हम 5 की घात 4 और इस पूरे की घात 1/4 भी लिखते हैं। हम जानते हैं कि a की घात m की घात n बराबर a की घात mn हो जाता है, यानी घातांकों की आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 5 की घात 4 गुणा 1/4 हमें प्राप्त होगा, यानी 5 की घात 4 गुणा 1/4 बराबर 5 की घात 4/4 हो जाएगा, जिसको हम 5 की घात 1 या 5 प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे पास 625 की घात 1/4 का मान 5 प्राप्त होता है। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं, जो 16/81 की घात ऋण 3/4 है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं का यानी 16 और 81 के हम गुणनखंड करेंगे। 16 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं व 81 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होते हैं। इसको हम पूरे की घात ऋण 3/4 भी लिखेंगे और आगे हल करते हुए हम 2 की घात 4/3 की घात 4 और इस पूरे की घात ऋण 3/4 लिखते हैं। ये बराबर होगा 2/3 की घात 4 और इस पूरे की घात ऋण 3/4। आगे हल करते हुए हम इसको लिखेंगे 2/3 की घात 4 इस पूरे की घात ऋण 3/4। घातांकों की गुणा करते हुए हम 2/3 की घात 4 गुणा ऋण 3/4 लिखेंगे, जहाँ पर इन घातांकों की गुणा में हमें ऋण 3 प्राप्त होगा, जो बराबर होगा 2/3 की घात ऋण 3 के। हम जानते हैं किसी भी घातांकीय संख्या की घातांक का चिन्ह जब हम बदलते हैं तो उसके आधार का व्युत्क्रम करना पड़ता है, जो हमें प्राप्त होगा 3/2 की घात 3, जिसको हम 27/8 भी लिखते हैं। तो अब तक हमने बात की घातांक के बारे में। यदि घातांक से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है या कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है